ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने होने चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बता चुका हूं तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन भी बताने जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, फालतू की बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा कि क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन के आंसर भी होंगे, वो भी ऐसे आंसर कि एग्जैक्ट अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स तो कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको 40 से 50 शब्दों के बीच में देने होते हैं और इनके मार्क्स 2 से लेकर 3 के बीच में होते हैं। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हिसाब से मार्क्स होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साख नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करती है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई। तो केंद्रीय बैंक जब साख का नियंत्रण करती है तो उसके पीछे के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो अगर तो 2 नंबर या 3 नंबर पूछा जाता है तो उसके प्रमुख उद्देश्य है आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता स्थापित करना, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना। यह साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग का कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई ये अतिरिक्त मांग है क्या। अतिरिक्त मांग का मतलब होता है, इसको एक और नाम अधिक मांग भी कहते हैं, अधिमांग भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर अर्थव्यवस्था के लिए जितनी मांग की आवश्यकता है वो मांग ज्यादा होती है। मतलब जितनी आवश्यक मांग है उसकी तुलना में मांग ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज्यादा होती है। तो इसका कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई वस्तु की सप्लाई नहीं है, मांग ज्यादा है। जहां पर चीजों की सप्लाई की तुलना में उसकी मांग ज्यादा होती है वहां पर हमेशा वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो क्या है, एक अर्थव्यवस्था में अधिक मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, क्योंकि वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है। जहां पर मांग ज्यादा वहां पर ऑटोमेटिक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ती है? अर्थव्यवस्था में इसको बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इससे अर्थव्यवस्था में क्या आती है? धीरे धीरे महंगाई की स्थिति आ जाती है। और लास्ट में इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति की स्थिति। नेक्स्ट, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है? शॉर्टकट में बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, इन दोनों में क्या संबंध है? सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, क्योंकि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों ही आय में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अगर आय में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का एक भाग उपभोग किया जाता है और एक भाग हमारा क्या किया जाता है? बचत किया जाता है। तो ऐसे में इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर डेल्टा वाई के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 के बराबर होता है। राइट। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं और अच्छा रहता है। अविस्फीतिक अंतराल क्या है? अविस्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल नॉर्मली इसको न्यून मांग की स्थिति के नाम से भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यून मांग, डिफिसिट डिमांड। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता है, यदि वास्तविक कुल मांग उससे कम होती है, क्या हो? उससे कम हो, तो इसके अंतर को अविस्फीतिक अंतराल या इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ध्यान में रखना, अविस्फीतिक अंतराल मांग के कमी के कारण, किसके कारण? मांग में कमी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी मांग होनी चाहिए, जितनी मांग होनी चाहिए वो मांग वास्तव में कम होती है। देखिए ये है पूर्ति, सामूहिक पूर्ति, ये सामूहिक मांग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में सामूहिक मांग यहाँ ना होकर उससे कम नीचे हो जाती है। और इसी कारण से इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जरूरी है तो ये डायग्राम जरूर बनाइए। मुद्रापूर्ति क्या है? इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। मुद्रापूर्ति,
मुद्रापूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। मतलब एक देश में कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में है, एक निश्चित समय पर उसको अगर मापा जाता है, उसके योग को मुद्रापूर्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की चलन नोट और सिक्के शामिल होते हैं। जब मुद्रापूर्ति के घटकों की बात करते हैं, इसके अंतर्गत इसके घटकों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। M1 जनता के पास करेंसी जो पैसे होते हैं, जनता का बैंकों के पास रखा पैसा, और अन्य जमाएं यानी कि RBI के पास रखा हुआ पैसा। M2 के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। M1 प्लस डाक खानों की बचत जमा। जब M1 की बात करते हैं मतलब यहाँ पर ऊपर के तीनों शामिल होते हैं। M3 के अंतर्गत भी 4 चीज़ें शामिल होती हैं। M1 के तीनों और बैंकों में जो सावधि जमा होते हैं जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं FD। और M4 के अंतर्गत 5 आइटम होते हैं। M3 के 4 आते हैं और डाकघर में जितने भी प्रकार की जमाएं हैं उन सबको शामिल किया जाता है। ये मुद्रापूर्ति के प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिस पर लगाया जाता है वो ना करके कोई और व्यक्ति इसका वास्तव में भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर एक प्रगतिशील कर तो होते हैं, आय के बढ़ने के साथ साथ कर की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहीं होते हैं क्योंकि सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होता है। प्रत्यक्ष कर एक अनिवार्य भुगतान है, इसे बचा नहीं जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है कि आप अगर इसको देना नहीं चाहते हैं तो जिन वस्तुओं पर कर लगता है उनका प्रयोग मत कीजिए। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि, जबकि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST, सीमा शुल्क आदि। ठीक है, ये इसके पीछे प्रमुख अंतर है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद मतलब अंतर। राजस्व व्यय से सरकार को आय की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और पूंजीगत व्यय सरकार को आय की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसे व्यय राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते, पूंजीगत व्यय अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है, राजस्व व्यय में निर्माण कार्य नहीं होता है, जबकि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत निर्माण कार्य होता है। ठीक है, इसके बीच में प्रमुख अंतर है। केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। जब केंद्रीय बैंक के वर्णन करने का मतलब होता है कम से कम सब में 2-2 लाइन लिखना है। केंद्रीय बैंक के 3 प्रमुख कार्य में आप लिखेंगे। केंद्रीय बैंक नोट जारी करती हैं, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा इनके बारे में कभी कभी क्या होता है ना, लिखा जाता है केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, इसका वर्णन कीजिए। या फिर केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, तो आपको इसका डिटेल भी पढ़ना होगा ताकि आप इसके आंसर को लिख सके। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारण लिखिए। देखिए, बेरोजगारी 2 प्रकार की होती, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से बेरोजगार हो, अनैच्छिक मतलब जो कार्य तो करना चाहता है लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी। जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो किंतु उन्हें काम नहीं मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वे लोग जो स्किल भी है, वो कुशल एवं शिक्षित लोग, अनुभवी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहते हैं किंतु उसको कार्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में है किसी देश की विकास मंदगति से होना, देश में जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होना, श्रम प्रधान तकनीक की तुलना में पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करना, जैसे मशीन का प्रयोग करना, AI का प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण भी अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण में गिना जाता है। घाटे का बजट क्या है, इसके गुण और दोष लिखिए। घाटे का बजट एक ऐसा व्यवस्था है जहां पर सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय को अधिक करती है। मतलब एक ऐसा बजट जहां पर सरकार के व्यय उसके आय से ज़्यादा होती हैं। सरकार इस घाटे की पूर्ति ऋण लेकर या रिजर्व बैंक में जमा की हुई अपने नगद कोषों में कमी करके करती है या फिर पुनः नए नोटों को छाप कर करती है। अब इसके गुण और दोष है। घाटे के बजट से देश की विकास गति तेजी से बढ़ती है, इसके गुण है। और दोष है कि घाटे के बजट से देश पर यानी कि देश के नागरिकों पर ऋण का बोझ बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिखिएगा जरूर। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। दोहरी गणना मतलब एक से ज़्यादा बार जिसकी गणना हो जाती है। मतलब राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर एक से अधिक बार शामिल हो जाता है, जैसे अगर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल कर लेते हैं,
अंतिम वस्तु का मूल्य भी शामिल करते हैं, तो इसको दोहरी गणना करते हैं क्योंकि एक किसी भी वस्तु का मूल्य एक से ज़्यादा पर शामिल होता है। जैसे अगर हम डबल रोटी को समझ लेते हैं कि एक अंतिम वस्तु है और डबल रोटी किससे बनती है? मैदे से। मैदा किसका बनता है? गेहूं से। हमने मैदे का मूल्य भी शामिल कर लिया, हमने गेहूं का मूल्य भी शामिल कर लिया और हमने डबल रोटी का मूल्य भी शामिल कर लिया। तो गेहूं का मूल्य तो कई बार शामिल हुआ ना, क्योंकि गेहूं का मूल्य भुगतान किया मैदे वाले ने, मैदे का मूल्य भुगतान किया डबल रोटी वाले ने, तो सबका मूल्य एक दूसरे में शामिल है। सभी को जोड़ देंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दोहरी गणना की स्थिति बोलते हैं। उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांक उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग की प्रवृत्ति का होना, यानी कि आय की तुलना में कितना उपभोग करते हैं, तो आय और उपभोग के बीच के अनुपातिक संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या बताता है कि आय में होने वाले परिवर्तन, आय में होने वाले परिवर्तन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इस संबंध को दर्शाते इस फॉर्मूले से डेल्टा सी, यानी कि उपभोग में परिवर्तन, क्या बोलते हैं इसको? उपभोग में परिवर्तन बट्टे डेल्टा वाई, मतलब आय में परिवर्तन, राइट। केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक में दो अंतर लिखिए। केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में तो कई अंतर लिख सकते हैं। पहली बात तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अधीन उसका एक सदस्य बैंक होती है जो केंद्रीय बैंक के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश के लिए नोटों को जारी करने का कार्य करती है, जबकि व्यापारिक बैंक नोटों को जारी नहीं कर सकती। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करती है, जबकि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का सृजन करता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए कार्य करती है और व्यापारिक बैंक जनता के लिए कार्य करती है। तो तमाम अंतर है, आप कोई से भी 2-3 अंतर लिख दीजिए। विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। विनिमय दर का निदान। विनिमय दर मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने पर कीमतों में परिवर्तन। किसी भी देश में जो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, इनकी महंगाई और मंदी के आने से इससे विनिमय दर पर परिवर्तन पड़ता है। कि देश में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो इससे निर्यातों में कमी आती है, मूल्य कम होने से आयातों में कमी। तो इस तरीके से विनिमय दर, निर्यात और आयात परिवर्तन होते हैं इससे भी, क्योंकि विनिमय दर का निर्धारण जो है मुद्रा आयात और निर्यात पर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि आयात ज़्यादा बढ़ने से विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है और निर्यात बढ़ने से विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है, तो इससे विदेशी विनिमय दरों में भी परिवर्तन होता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? इसको तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए क्योंकि आता बहुत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जहां पर अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक एवं संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन होता है, जबकि इसके अंतर्गत बृहद यानी कि बड़े चरों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण की एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर की अवधारणा को बताया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण है मांग और पूर्ति, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण है कुल मांग और कुल पूर्ति, यानी कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। ओके, मुद्रा के प्रमुख दोषों को बताइए। मुद्रा के बहुत सारे दोष है। पहला, मुद्रा से समाज में उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उद्योगपतियों में अति उत्पादन की भावना बढ़ती है और इससे देश में धीरे धीरे मुद्रास्फीति की स्थिति आने लगती है। मुद्रा विनिमय शक्ति में परिवर्तन होने से समाज में आर्थिक संतुलन में परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था को 2 वर्गों में बांट देता है। बांट दिया है, देता है क्या है? गरीब और अमीर। संपत्ति के वितरण में असमानता आती है, जिससे समाज अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। समाज का नैतिक पतन होता है, जैसे व्यभिचार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का जन्म होता है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। व्यापार संतुलन एक देश से दूसरे देश के साथ दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के लेखा जोखा को या अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक देश का विदेशीकृत किए गए सभी प्रकार के वस्तुओं, चाहे दृश्य वस्तु हो, अदृश्य वस्तु हो, पूंजीगत वस्तु हो या फिर एक पक्षी अंतरण हो, सभी प्रकार की चीज़ों का लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर। व्यापार संतुलन ऋणात्मक, धनात्मक या फिर संतुलित भी हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन की स्थिति में ही होता है। नेक्स्ट,
व्यय योग्य आय और व्यक्तिगत आय के बीच भेद कीजिए। व्यक्तिगत आय ये हो गया और ये व्यय योग्य आ गया। व्यक्तिगत 1 वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, वास्तव में जो आय प्राप्त करते हैं उसे व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कहते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में सरकार द्वारा लगाए गए सभी व्यक्तिगत करों को निकाल देने पर जो शेष बचता है वो व्यय योग्य आय कहलाती है। ठीक है। व्यक्तिगत आय के अंतर्गत मजदूरी, वेतन, ब्याज लगा, लाभांश को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय में से इसकी गणना व्यक्तिगत आय में से की जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत आय में से विभिन्न प्रकार के करों को घटा देंगे तब ये प्राप्त होता है। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा में कटौती, निगम कर, अवितरित लाभ को घटाकर हस्तांतरित भुगतान को जोड़ने से प्राप्त होता है। व्यय योग्य व्यक्तिगत करों में से व्यक्तिगत कर और अन्य भुगतानों को घटाने के बाद प्राप्त होता है। इसके बीच में प्रमुख अंतर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यम आय और वस्तुओं के आदान प्रदान को चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। ठीक है। एक अर्थ क्षेत्र के द्वारा दूसरे पर निर्भर होना, जैसे उत्पादन क्षेत्र होता है, वस्तु के उत्पादन क्षेत्र से जन्म होता है किसका, आय का। जब लोगों की आय की प्राप्ति होती है, लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता पर व्यय करते हैं। जब वो व्यय करते हैं तो पुनः उत्पादन, इस प्रकार से ये चक्र का निर्माण होता है। इस चक्र को आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं, जो कि अनएंडिंग होता है। इसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। यहाँ पर किसी को भी रोक दो, पूरा चक्र हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तु एवं सेवाएं खरीदी जाती है। मतलब मुद्रा जो आपके पास है, मान लो आपके पास कितने रुपए का नोट है, ये मान लो जो आपके पास 500 रुपए का नोट है। इस नोट का प्रयोग करते हुए अर्थव्यवस्था में कितनी बार वस्तु और सेवाओं को का खरीदा, मतलब एक नोट कितनी बार अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। मुझसे आपके पास जाएगा, आपसे किसी और के पास, सर्कुलेट होता रहेगा। तो जितनी बार ये सर्कुलेट होता है उसको बोलते हैं चलन गति। ठीक है। एक समय ऐसा होगा मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है, मुद्रा बेकार हो जाती है, जब यूजलेस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यय योग्य आय और व्यक्तिगत आय के बीच भेद कीजिए। ये ऑलरेडी आप कर चुके, ये क्वेश्चन डबल आ गया, सॉरी फॉर दिस, ये हम हटा देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ये वह दर होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। सरकार के द्वारा किसी की फसल का निश्चित मूल्य का न्यूनतम मूल्य तय करना कि उससे कम मूल्य पर उस फसल की बिक्री नहीं हो सकती, उस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और उसके पीछे सरकार का उद्देश्य होता है कि किसान भाइयों की जो आय है, उसकी जो उत्पादन है, उस पर उनका वाजिब दाम मिल सके ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके। वाणिज्यिक बैंक से क्या आशय? वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं या व्यापारिक बैंक कह लीजिए। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां पर धन का जमा होता है, संरक्षण होता है, निर्गमन होता है और ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है। मतलब जिसको आवश्यकता है वहां से ऋण प्रदान करता है और एक दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। और इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य होता है क्या अर्जित करना? लाभ अर्जित करना, यानी कि आय अर्जित करना। आय अर्जित करती है, इसलिए इसको कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि। बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम बताइए। बचत यानी कि लोग जो बचत करते हैं ना, सेविंग करते हैं, वो किन कारकों से निर्धारित होती हैं? उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारणों की बात करते हैं। बचत करने की योग्यता, जिसके अंदर बचत करने की योग्यता होती, स्किल होती है, क्योंकि बचत करने की स्किल, बहुत सारे लोग कमाते बहुत ज़्यादा है लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर बचाते कुछ नहीं पाते हैं, खर्च कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है पैसे कहाँ जाए, क्योंकि उनके अंदर बचत करने की योग्यता नहीं है। बचत करने का हुनर होना चाहिए। जिंदगी में जो बचत नहीं कर सकता वो बहुत ही ज़्यादा समस्या में पड़ जाता है। तो बचत करने की योग्यता पर निर्धारित होती है। बचत करने की इच्छा का होना, अगर आपके अंदर इच्छा है, एक जुनून है, नहीं मुझे अपने आय का इतना भाग बचत करना है, तो आप बचत कर पाएंगे। और बचत करने की पर्याप्त सुविधाएं, मतलब आपकी घर में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए, बैंक होने चाहिए, तब आप पर्याप्त बचत कर सकते हैं। तो ये सारे कारण बचत को निर्धारित करने के हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपए।
इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता रिजर्व बैंक है। ठीक है, मुद्रा का सबसे पहली विशेषता है। भारतीय करेंसी को भारतीय रुपया और सिक्कों को पैसा कहा जाता है और 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। ये दूसरा है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बैंकनोट का मूल्य अदा करने के लिए जिम्मेदार होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत में मुद्रा पूर्ति की जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका इसके प्रमुख। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली के किन्हीं 3 दोषों का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के कई सारे दोष हैं, कोई भी 3। नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव होता है, समान मूल्य मापक का अभाव होता है, मूल्य के संचय की असुविधा क्या होती है, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। दोहरे संयोग का अभाव मतलब 2 व्यक्तियों का इस प्रकार से आना, दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और दोनों ही क्या हो, उसको विनिमय करने के लिए तैयार हो, लेकिन इसका होना बहुत ही मुश्किल था। नेक्स्ट, सर एक ऐसी वस्तु नहीं थी उस समय जहां पर किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जा सके और जिसके आधार पर विनिमय किया जा सके। मूल्य संचय की असुविधा थी, हम फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है? प्राथमिक जमा ये वे जमा होती है, समझिएगा। प्राथमिक जमा बैंकों की वो जमा होती है जहां पर कोई खाता धारक यानी कि बैंकों का ग्राहक अपने अकाउंट में डायरेक्टली जाके नोटों में यानी कि नकद रूप में पैसा जमा करता है, उसे प्राथमिक जमा कहते हैं। द्वितीयक जमा वह जमा है जहां पर बैंकों के द्वारा ऋणकर्ता कौन की जो ऋण लेता है उसके खाते में वो खाता पैसा हस्तांतरित किया जाता है, वो द्वितीयक जमा हुई है। और द्वितीयक जमा हमेशा प्राथमिक जमा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने खाते में 10,000 रुपये जमा किया है तो बैंकों के द्वारा लोन लेने वाले के अकाउंट में पैसा तभी ट्रांसफर कर सकती है जब उनके पास पैसा, यानी कि प्राथमिक जमा के आधार पर ही द्वितीयक यानी कि व्युत्पन्न जमा उत्पन्न होती है। उपभोग फलन को स्पष्ट कीजिए। उपभोग फलन कीन्स के विचार में किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करती है और उपभोग फलन आय और व्यय के संबंध को बताता है। मतलब इसको उपभोग फलन को दर्शा सकते हैं C बराबर C बार प्लस बी वाई। ठीक है, इस तरह हम इसको दर्शा सकते हैं कि उपभोग और आय के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाती है उपभोग में भी वृद्धि होती चली जाती है। प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में क्या अंतर? प्रत्यक्ष निवेश को FDI कहा जाता है, शॉर्टकट में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि पोर्टफोलियो निवेश को FII के नाम से जाना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित है, जिसमें निवेशक को दूसरे देश में किसी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त होता है। मतलब वो किसी दूसरे देश में जाके अपने व्यवसाय को खुद चलाता है और खुद लाभ अर्जन करता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेशकों द्वारा एक देश में स्थित किसी उद्यम की वित्तीय परिसंपत्तियों पर किए गए निवेश, यहाँ पर वो खुद उसी देश में संचालित ऑलरेडी जो संस्थान होते उसके ऊपर पैसा लगाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय निवेश करने के बाद खुद सक्रिय होता है, यहाँ पर किसी निष्क्रिय या फिर यहाँ पर किसी सक्रिय बिजनेस में पैसा लगा के रखा जाता है और खुद निष्क्रिय रहा जाता है। मतलब ये चलते हुए बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस खुद रन नहीं करता है। इस निवेश की प्रकृति दीर्घकाल की होती है, जबकि यहाँ पर अल्पकाल के जब तक लाभ मिलता है तब तक निवेश रखते हैं, लगता है कि लाभ नहीं मिल रहा है कम कर तो निवेश को निकाल लिया जा सकता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के अर्थ बताइए। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि और प्रकृति से संबंधित होती हैं, जैसे खेती करना, खनन करना, पशुपालन करना, बागवानी करना। द्वितीय कार्य जो कि निर्माण से संबंधित होता है, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, निर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें फैक्ट्री वगैरह इसमें आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सेवा से संबंधित जो उत्पादन होता है वो शामिल होता है, जिसके अंतर्गत परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सब शामिल होते हैं। ठीक है, ये था आपका टॉप 30 क्वेश्चंस आपके समष्टि अर्थशास्त्र के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को नोट करके रखिए, अच्छे से पढ़िए। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डाउट को मुझे बताइए ताकि मैं उन डाउट को पूरा जो है सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।